हाँ तो बच्चा जी, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल अस्मिता स्टडी पे। और आज हम क्लास 12th हिंदी का जो है क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो सीधा एग्ज़ाम में पूछेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं जो एग्ज़ाम में हम कुछ लिख के आए हिंदी में, तो इस वीडियो को देखिए, और नहीं तो वीडियो को छोड़ दीजिए, नहीं देखिए। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं जो हाँ हम लिख के आए तो भैया ये वीडियो को आपको देखना पड़ेगा और पूरा देखिए। हम टोटल 10 को क्वेश्चन इसमें बताए हैं, जिसमें अगर पूरा देखते हैं तो लगभग में जो है आपका 3 को क्वेश्चन जो है पूरा टकराएगा। ठीक है, 3 तो फिक्स है। ठीक है, पहले बता देते हैं, अब बाद में नहीं कहिएगा जो सर जी नहीं बताए थे। चलिए, तो ये है आपका क्लास 12th हिंदी का। तो पहले का क्वेश्चन हम लेंगे, करा अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। ठीक है, ये सिंपल सा सवाल है, एक चैप्टर से लिया गया है, बातचीत से। और इसके राइटर जो है इनका नाम है बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, तो बात करते हैं, अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो हमको क्या होता, यानी कि तो क्या होता। तो बात समझ रहे हैं ना, वाक शक्ति किसको कहेंगे? वाक शक्ति जो अभी हम बोल रहे हैं, अभी जो आप हमको सुन पा रहे हैं, कहीं से मोबाइल में देख रहे हैं, वो हम अपने वाक शक्ति से बोलते हैं। वीडियो बनाए हैं, डाले हैं, तब आपके पास पहुंचा है। ठीक है, तो वही सिंपल सा बात है। अगर मान लीजिए जो हमारे अंदर वाक शक्ति नहीं होती तो क्या आप हमको सुन पाते? नहीं ना सुन पाते। तो यही होता है वाक शक्ति। अगर ये नहीं होता तो क्या होता, देखिए क्या होता। करा यदि मनुष्य में वाक शक्ति न होती तो यह सृष्टि गूंगी बहरी रह जाती ना। सिंपल सा बात है। अगर मान लीजिए जो ये हमारे अंदर, हम लोगों के अंदर अगर बोलने की शक्ति नहीं रहती तो हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो सृष्टि है, वो सब गूंगी हो जाता, गूंगा हो जाता ना। आगे क्या है, सब लोग जो है लुंज पुंज से किसी कोने में बैठे होते। जो भी लोग हैं सब अपना अपना कोना में बैठा हुआ रहता, कोई किसी से मतलब आवाज़ें नहीं निकलता, जो अपना दुख सुख जो है किसी को सुनाता ना। आगे देखिए, हम ना अपने दुख सुख किसी को कह पाते और ना ही किसी का दुख सुख सुन पाते। सिंपल सा बात है, हमको बोलना ही में नहीं आता तो क्या मतलब, क्या किसी से क्या बात करते ना। तो ये था आपका 1 नंबर का आंसर। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से पढ़िए, और हम छोटा से छोटा आंसर जो है आपको बताने का कोशिश करेंगे सभी क्वेश्चन का, तो ताकि आप लोगों को जल्दी याद हो जाए ना। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन हम लिए हैं, लपटन साहब के जेब से क्या बरामद हुआ था। लपटन साहब आप लोग कहानी पढ़े होंगे, क्या नाम था कहानी का? उसने कहा था। क्या नाम था? उसने कहा था, उनमें पढ़े होंगे। तो एगो नकली लपटन साहब आ गया। ठीक है, नकली लपटन साहब आ गया, तो उनके जेब से जो है, उसके जेब से जो है गोला बरामद हुआ था ना, सुतरी का जो गोला था वो बरामद हुआ था। तो वही बात है, यहाँ पे हम लिख देंगे, लपटन साहब के जेब से बेल के 3 गोले निकले थे ना। बेल के आकार के जैसा था, तो बेल के 3 गोला निकला था। ठीक है, तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आगे हम 3 नंबर बात करेंगे। 3 नंबर क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए सीधा कर लिए। बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपनी भाषा में किया है। ठीक है, फिर से देखेंगे, बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी साहब जो है अपनी भाषा में, भाषा बोले या भाषण बोलेंगे, क्या बोलेंगे? भाषण। आप लोग इसको सही कर लीजिएगा, भाषण में किया है। ठीक है, देखेंगे, देख लेते हैं आंसर को। बापू और नेहरू में महानता छिपी हुई थी। जेपी साहब कहते हैं जो बापू और नेहरू में जो है महानता छिपी हुई थी, मतलब वो महान थे। ठीक है, आगे देखते हैं। उनकी महानता यह थी कि वे आलोचनाओं को बर्दाश्त करते थे। जेपी साहब कह रहे हैं जो उनके अंदर महानता जो छिपी हुई थी, उनकी महानता ये थी कि उनका जब आलोचना करता था कोई, तो वो आलोचना को बर्दाश्त करते थे और आलोचना को स्वीकार भी करते थे। ठीक है, आगे देखिए, वे आलोचकों का सम्मान करते थे, और जो भी उनका आलोचना करता था, जो भी व्यक्ति उनका आलोचना करता था, उनका सम्मान मतलब रिस्पेक्ट के नज़र से देखते थे, और उन्हीं से पूछते थे। देखिए, वे आलोचकों को समझा बुझाकर साथ लेकर चलने में विश्वास रखते थे। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर हम बता दिए। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे हम 5 नंबर पे बात करेंगे। ठीक है, क्या करा, नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई।
तो नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई वो देखते हैं। नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। सिंपल सा बात है, जब मानव जाति खेती करने लगा, कृषि करने लगा, तो नारी की पराधीनता शुरू हो गई उसी समय से, ठीक है, जिसके कारण नारी घर में तथा पुरुष जो है बाहर रहने लगा। सिंपल सा बात है, यानी कि जब कृषि का आविष्कार हुआ, जब से आदमी कृषि करने लगा मानव, ठीक है, तो क्या हुआ, पुरुष जो है बाहर रहने लगा और स्त्री जो है घर में रहने लगी, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, पुरुष कुदाल चलाने वाला और स्त्री अछोड़ने पछोड़ने वाली बन गई। सिंपल सा बात है, पुरुष बाहर जाके काम करने लगा और महिला जो है घर में अछोड़ने पछोड़ने, यानी कि घर को साफ सफाई करना है, ठीक है, ये सब वाला काम जो है महिला को मिल गया, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, आई 4 होगा, ठीक है। थोड़ा जो है इस वीडियो में जो है ज़्यादा मिस्टेक हो रहा है, ये 3 और 4। अगला हम 5 नंबर बताएंगे, तो आप लोग बने रहिएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्वेश्चन जो है सब बढ़िया है, तो आप लोग जो है इसलिए देखिए। चलिए अगला हम 5 नंबर लेते हैं। 5 नंबर क्या है, 5 नंबर जो है ना आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण। कह रहा भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की है, ठीक है, वे ऐसा समय क्यों चुनते हैं। बात समझ रहे हैं ना, यानी कि क्वेश्चन कर रहा है भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की है और वे ऐसा समय जो है भगत सिंह ये जो समय चुनते हैं, तो ऐसा समय क्यों चुनते हैं वो देखिए। भगत सिंह क्या कर रहे हैं, भगत सिंह कहते हैं कि क्रांति सतत कार्य करने में प्रयत्नों से कष्ट सहन करने और बलिदान करने से होती है। सिंपल सा बात है, भगत सिंह क्या कहते हैं कि क्रांति जो है सतत कार्य मतलब लगातार कार्य करने से, प्रयत्नों से और कष्ट सहने से और बलिदान देने से, यानी कि बलिदान करने से होती है क्रांति। बात समझ में आ रहा ना। उनकी यह अभिलाषा है कि जब आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंचे तो हमें फांसी दे दी जाए, यानी कि भगत सिंह चाहते हैं कि जब आंदोलन जो अपनी चरम सीमा पर पहुंचे तो उनको फांसी दे दी जाए, ठीक है। वे देशवासियों के हृदय में अमिट छाप छोड़ने के लिए फांसी की सज़ा चुनते हैं। कंप्लीट है, तो ये था आपका 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और आगे हम बात करने हैं आप लोगों के साथ 6 नंबर पे। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन क्या करा है, बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, वे डाकिये की राह क्यों देखती है ना। करा बिस्नी और ये क्वेश्चन फिर से हम पढ़ेंगे, बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, ये तो पढ़े होंगे ना। आपका जो एकांकी है क्या है, सिपाही की माँ, वहाँ से ये क्वेश्चन है। बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, डाकिये की राह क्यों देखती है। तो सिंपल सा बात लिखेंगे, बिस्नी और मुन्नी को माना की प्रतीक्षा है, वह बर्मा युद्ध में गया हुआ है ना, वहाँ से कुछ कमा कर लाएगा तो मुन्नी की शादी होगी। बात समझ में है ना, यानी कि बिस्नी और मुन्नी को जो है मानक की प्रतीक्षा है और मानक जो है बर्मा की लड़ाई में गया हुआ है, बर्मा के युद्ध में गया हुआ है, वहाँ से कुछ कमा के लाएगा तो मुन्नी की शादी होगी, ठीक है। और वो डाकिया की राह क्यों देखती है, तो ये डाकिया की राह पत्र के इंतजार में दिखती है, जो आप भैया का पत्र आ जाएगा, आप जो है माना का पत्र आ जाएगा, ऐसा बिस्नी और मुन्नी कहती है, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 और 6। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग बढ़िया से लीजिए और हो सके तो वीडियो को जो है थोड़ा बढ़ा के देख लीजिए, मतलब टाइमर जो है बढ़ा के देख सकते हैं आप, लेकिन पूरा वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रातःकाल का नभ कैसा था। प्रातःकाल के नभ की बात करेंगे, कह प्रातःकाल का नभ बिल्कुल नीले राख के समान स्वच्छ था ना। प्रातःकाल का जो नभ था एकदम नीले राख के समान जो है स्वच्छ था, ठीक है। उसकी नीलिमा के बीच आने वाला उजाला हल्के रूप में झांकता सा नजर आता है, ठीक है। उसके जो उजाला है, उसके बीच में जो उजाला जो है हल्के रूप में झांकता सा नजर आता है। अगर आप प्रातःकाल के उस बेला में आकाश नीले राख सा लगता है। प्रातःकाल के अगर उस बेला की बात करेंगे तो उस समय आकाश जो है पूरा नीले सा लगता है, नीले राख के समान लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम 8 नंबर। 8 नंबर क्या कर रहा है, कह रहा कवित्री का खिलौना क्या है। कवित्री का खिलौना क्या है, तो कवित्री का खिलौना उसका बेटा है। क्या है, उसका बेटा है। खिलौना बच्चों का, देखिए कवित्री का खिलौना उसका बेटा है ना,
खिलौना बच्चों का सर्वोत्तम प्रिय वस्तु होता है, मतलब सर्वोत्तम मतलब सबसे ज़्यादा प्रिय वस्तु होता है। उसी प्रकार कवित्री के जीवन का सर्वोत्तम उपहार उसका बेटा है। बात समझ में आना, यानी कि जिस प्रकार बच्चों का सबसे ज़्यादा प्रिय क्या होता है, खिलौना होता है, उसी प्रकार जो है कवित्री का जो है सबसे प्रिय उसका बेटा है, उसका पुत्र है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, आगे हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बात करते हैं, और आप लोग जो है थोड़ा वीडियो में बने रहिएगा अंतिम तक, तब ना मज़ा आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, हरचरना कौन है, उसकी क्या पहचान है। देखिए करा, हरचरना अधिनायक शीर्षक कविता में एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। वह एक स्कूल जाने वाला बदहाल गरीब लड़का है, यानी कि हरचरना जो है एगो स्कूल जाने वाला बदहाल मतलब पूरा गरीब लड़का है। हरचरना की पहचान फटा सुतना पहने एक गरीब छात्र के रूप में होता है। हरचरना की जो पहचान है फटा सुतना पहने मतलब फटा कुर्ता पहने जो है एक गरीब छात्र के रूप में होता है। कंप्लीट है, आगे बढ़े। आगे जो है सबसे आसान क्वेश्चन और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, तुलसी को किस वस्तु की भूख है, तो तुलसी को भक्ति रूपी अमृत के समान सुंदर भोजन की भूख है, यानी कि तुलसी को जो है भक्ति रूपी अमृत के समान जो है सुंदर भोजन का भूख है। बात समझ में आया, यानी कि तुलसी चाहते हैं जो उनको जो है भक्ति रस प्राप्त हो। ठीक है, तो ये था आपका टोटल जो है 10 क्वेश्चन। टोटल कितना क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, और ये जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। हम 10 क्वेश्चन बताए वो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। तब तक के लिए बाय, फिर से हम मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।